नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता रोज की तरह फिर से एक बार हाजिर हूं सुबह के 10 बजे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर यूपी पीसीएस और आप सभी की आरओ की यहां पर जो तैयारी कराई जा रही है, इसकी क्लास को यहां पर लेकर चलते हैं। और जो आपको पता है कि समान अध्ययन प्रथम, जी भैया देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, मतलब एक ऐसा पेपर जो आपके भविष्य को निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अभी हाल ही में जो है यूपी पीसीएस का रिजल्ट भी आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 दिन पहले। अभी इसके एग्जैक्ट जो है इवेल्युएशन को देखना है कि कितना, मतलब क्या कैसे, वो थोड़ा सा आज शाम तक पता भी लग जाएगा। तो उसके बाद ये चीज पता लग रही है कि वास्तव में प्री जितना हार्ड होता जा रहा है उतना मेंस में लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं। अभी देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, यानी कि आईएएस वाले का। अब उसमें भी देखो एक ही चीज समझ में आ रही है, क्या कि भैया अगर आपका प्री निकल जा रहा है तो आपको मेंस और इंटरव्यू में इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि यार इस बार का 75 नंबर जनरल गया है, तो 75 पॉइंट समथिंग, नॉट एग्जैक्टली 75 पॉइंट समथिंग गया है किसका, प्री का। आईएएस की बात करो, सोचो 200 नंबर में 75.70 कुछ 75.61 शायद 41 है। अगर वो जो है जा रहा है प्री का, यानी कि आप प्री ही सबसे बड़ा रोड़ा है आपकी तैयारी में। तो उसके लिए भैया यहां पर देखो ये क्लास कराई जा रही है। इसीलिए मैं इस क्लास को नहीं बंद कर रहा हूं। मैंने साफ कह दिया, सब्जेक्ट वाइज हो चाहे ना हो वो सब चलता, लेकिन यहां पर समान अध्ययन मिक्स क्लासेस जरूर लेकर के आऊंगा, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे प्रश्न करा देता हूं जो आप अगर किताब में पढ़ोगे नॉर्मली नहीं मिलेगा। प्रश्नों को किस तरीके से पूछा सकता है, कितना घुमा सकता है, कितना आपको टेस्ट कर सकता है, वो करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस क्लास। आप यहां पर पेपर प्रश्न देखते हो किस हिसाब से पूछ लेता है, इतना घुमा देता है, लेकिन कब आप लोग को दिक्कत नहीं होती है, कब? अरे यार, कब आप लोग को दिक्कत नहीं होती है बताइए, कब? जब भैया आपके प्रश्न जो होते हैं इसी तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज की क्लास को यहां पर जो है शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, चलो। बीच में थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, ये भी बड़ी दिक्कत है, क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भैया प्रैक्टिस पेपर करते रहो। मुश्किल से 30 से 40 मिनट के बीच में मेरा ऑन एन एवरेज 35-36 मिनट की क्लास होती है। एवरेज में 35-36 मिनट क्लास लेकर के आता हूं। ठीक है, तो इसीलिए लेकर इसे नहीं बंद करूंगा, इसे मैं कंटिन्यूअसली कराता रहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी तरह का कैसा भी प्रश्न, आप बेच बता रहा हूं, अगर तुम्हारा प्री निकल जा रहा है मेरे दोस्त, हर पेपर यही करा, चाहे यूपी पीसीएस चाहे यूपीएससी, प्री निकल गया तो इंटरव्यू तक इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम प्री क्वालिफाई कर सकते हो, देखो ऐसा नहीं सब प्री क्वालिफाई करने वाले तो नहीं बनते, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है, जो तुम कर सकते हो, वो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं प्री के कंपेयर में मेंस और इंटरव्यू निकालने के। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि छाटने की प्रक्रिया जितनी ज्यादा प्री में है उतना मेंस और इंटरव्यू में उस लेवल पर नहीं छाटते हैं ना, ये भी तो आप समझिए। इसलिए संभावना आपकी ज्यादा है, और संभावना जहां ज्यादा होगी वहीं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है। चलिए, अब इसी साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज पहले प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का मकबरा, ठीक है, मकबरा, इसे क्या बहू बेगम का मकबरा कहते हैं, ठीक है, ये कहां स्थित है, बताइए ये कहां स्थित है। पूरा प्रश्न दिख रहा है, चलो दिख रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए पहले थोड़ा सा हम यहां पर पूरी ओवरव्यू को समझेंगे, क्योंकि नवाब सिजाउद्दौला से लेकर के उनकी पूरी बेगम तक के बारे में इस प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ये पढ़ोगे तुम्हारा सब्जेक्ट भी तैयार होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और जो जानकारी देता हूं ना कि तुम गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो क्या, देखो यहां पर पहले तो ये जानो कि जो इनको बहू बेगम कहते हैं, इनकी वाइफ थी, इनका पूरा नाम क्या था, बेगम अमानत उज जहरा, क्या, बेगम अमानत उज जहरा, ठीक है, इन्हीं को क्या बहू बेगम के नाम से भी जानते थे, ठीक है, जहरा बानो, ठीक है, बेगम उज जहरा बानो, ओके, इन्हें क्या बहू बेगम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो सुजाउद्दौला को आप इतिहास में 2 युद्धों से बहुत ज्यादा जानते होंगे, एक बैटल ऑफ बक्सर, एक और क्या पानीपत की तीसरा युद्ध, इन्हें आप जानते होंगे ना, पानीपत का तीसरा युद्ध, और कौन सा बैटल ऑफ बक्सर, यानी क्या बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भैया, 1764, और इसका कब हुआ था बताओ,
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था भैया? तो 1761। इन दोनों युद्धों की वजह से भी आप इन्हें इतिहास में जानते होंगे। नवाब सिराज क्या अवध के क्या थे? अवध के भैया क्या थे? ये मतलब अवध के साहब थे, राजा थे, ठीक है। उसके बाद क्या है इनके बारे में, इनका शासनकाल देखा जाए तो 1754 से 1775 तक था। कब? 1754 से 1775 तक था, ठीक है। अब देखो इनके बारे में देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखो यहाँ पर जो है ये इनसे संबंधित काफी प्रश्न पूछे था, खास करके यूपी जैसे एग्जाम में हो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए और समझो। ये देखो ये वजीर भी बने थे, इनको जो है ये वजीर भी बनाए गए थे, ठीक है। इन्होंने अलीवर्दी खान कौन थे भैया? जो आपके बंगाल के क्या नाम है, बंगाल के राव क्या नाम थे, उसे क्या कहते हैं, नवाब थे, उनकी इन्होंने सहायता की थी जब उन पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बंगाल के नवाब थे। जब मराठाओं ने अलीवर्दी खान पर अटैक किया था तब उन्होंने क्या उनकी सहायता की थी, ठीक है। उसके बाद क्या अहमद शाह बहादुर ने, जी भैया अहमद शाह बहादुर, इन्होंने ही इन्हें जो है अहमद शाह बहादुर ने ही इन्हें वजीर बनाया था, ठीक है। तो वजीर किसने बनाया था? अहमद शाह बहादुर ने, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे नाम में जो आपको बता रहा हूं कहीं शॉर्ट नोट्स में लिखते चले जाओ, ठीक है। और 1754 में इन्हें जो है वहां का बनाया गया था, ठीक है। अहमद शाह बहादुर द्वारा जो है, जो मुगल एम्परर थे वहां के द्वारा इन्हें जो है नवाब बनाया गया था। शायद मैंने अगर वजीर बोला हो तो माफ करेगा, इनके द्वारा इन्हें नवाब बनाया गया था। कहां का? ठीक है, वहां का जहां के ये हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अहमद शाह बहादुर ये मुगल एम्परर थे, ठीक है, ये मुगल एम्परर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, और देखो आपको पता है तीसरा पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने जो है अफगान आर्मी की तरफ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अफगान आर्मी क्या आर्मी ऑफ इस्लाम है, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम की आर्मी की तरफ जाऊंगा। और वहां पर जाकर के दरअसल इनको दोनों लोग मांग रहे थे, मराठा भी कह रहे थे हमारे साथ आ जाओ, वो भी कह रहे थे, लेकिन ये मराठाओं के अगेंस्ट आर्मी ऑफ इस्लाम की तरफ गए। और अगर इतने दिन तक ये मारा जाता, अगर इतने दिन तक मराठाओं का युद्ध करने में अफगान आर्मी सफल हुई तो उसका मेन कारण थे कौन? नवाब सिराजुद्दौला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया था, जो सहायता की थी, वही कारण बना था, वरना इतना दिन यहां पर टिक नहीं पाते। क्या नाम है जो नॉर्थ इंडिया में टिके थे, क्योंकि मराठा तो यहीं के थे लेकिन वो बाहर से आए थे, उनको इतना दिन रह पाना आसान नहीं था, ठीक है। अब बक्सर का युद्ध भी पता है कि यहां पर इनकी हार हुई थी, उसके बाद क्या इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी, साइन होने के बाद ये बस खाली नाम के रह गए थे, और इनका जो अपना एरिया था एक बफर जोन की तरह काम कर रहा था मराठाओं और जो है उनके बीच में, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनका भी मकबरा जहां कहां है, इनका भी मकबरा आपके फैजाबाद में है, और इनकी बेगम का भी मकबरा आपके फैजाबाद में, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। आप कभी अयोध्या आएंगे घूमने तो एक गुलाब बाड़ी जगह, कहां भैया? गुलाब बाड़ी, बहुत अच्छी जगह है, अभी उसे फिर से जो है डेवलप किया जा रहा है। वहां पर गुलाबों की एक से एक किस्म की थी, अभी बीच में जब से फिर से अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, मैं तो अयोध्या का मुझसे पूछो, मैं तो यहाँ से हूँ, जब से फिर से डेवलपमेंट हो रहा है आसपास के हर स्मारकों का और सभी चीजों का, ये भी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर भी चीजों को बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो आप आइए, अगर गुलाब बाड़ी भी आइए, बहुत अच्छी जगह घूमने टहलने के लिए, काफी अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी। चलो बताओ भैया, ठुमरी के संदर्भ में सत्य वचन का चयन करें। ठुमरी के संदर्भ में सत्य वचन का चयन करना, चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। देखो इतना चीज मैंने आपको बता दिया ना डियर नवाब सिराजुद्दौला के बारे में, कि मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर होगा और आप सच जाएंगे तो एक चीज मानिए, आप बहुत ही आसानी से कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, जो देखिए मैं एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियरली बताता हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा समझा करो, ठीक है। क्या है देखो यहां पर वैसे इसका सही जवाब प्रथम दृष्टया में तो सी है, यानी कि ए और बी दोनों है, लेकिन ठुमरी को समझो। ठुमरी को वास्तव में मैंने एक बार बताया भैया, जो आपका कथक नहीं होता है केरला में, इसके समकक्ष, इसी से क्या लिंक जुड़ा होता है। देखो ठुमरी को आपके जो है उत्तर प्रदेश के जो वाजिद अली शाह जी थे, कौन भैया? वाजिद अली शाह जी, इनके द्वारा जो है इसे विकसित करने की बात की जाती है, वाजिद अली शाह जी द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ठुमरी की बेसिकली तीन टाइप की होती है ठुमरी, ठीक है। तीन टाइप की ठुमरी होती है, एक आपका पंजाबी वाला होता है, ठीक है, पंजाबी। एक आपका फिर जो है लखनवी होता है, कौन सा? लखनवी, ठीक है, लखनवी होता है। और एक आपका जो है बनारस घराने का, बनारस साइड का भी होता है, उसे पूरब का कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरब का कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके से ये जो है यहाँ पर ठुमरी भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके।
और देखो दूसरी बात क्या है यहाँ पर, जो आपका ये शैलियां होती है, जो आपका पंजाबी वाला होता है ना, ये चंचल शैली होती है, ये मतलब थोड़ी सी तेज होती है। लेकिन जो आपका लखनऊ और जो बनारस वाला है, उन दोनों का धीमा और थोड़ा स्थिर होता है। कैसा? धीमा और स्थिर शैली का होता है। देखो इसके बारे में पढ़ रहे हो तो जानना चाहिए। इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें भगवान से, इसमें राधा कृष्ण से जुड़ा होता है, इसमें जो है राधा कृष्ण से जुड़ा होता है ठुमरी में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ इसके बाहर तुम्हें कभी, अब देखो सुगम एवं आकर्षक है, ये पूछ लिया ये पूछ लिया, 2 पॉइंट हो गया, लेकिन इतना जो मैंने बता दिया ये आपको कहाँ, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती भैया। इसके और यहाँ बने एक प्रश्न के जरिए इतनी चीजें बता दी, फिर कह रहा हूं यकीन मानो दोस्तों, केवल इसका तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो ना, मैं कह रहा हूं फ्री आपका मैं निकलवा के दे सकता हूं, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं। यहाँ 2500 प्लस प्रश्न मैं करा दूंगा ना, 2500 प्लस प्रश्न बहुत है यार। उसके बाद तो अगर आपका पेपर आगे बढ़ता है, पीछे घटता, कुछ भी होता है, मैं उतना ऐड ऑन करते चला जाऊंगा, केवल आप रिवीजन जरूर करो माय डियर। मैंने आप लोग को 6 पॉइंट की एक बात बताई थी कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो 6 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हो, खास करके प्री जैसे एग्जाम को, जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी से, तो 6 पॉइंट मैंने बताया, तो वो अगर फॉलो कर लो एग्जाम यार आसानी से निकले। कुछ भी यार नहीं, सब इंसान ही करते हैं। थोड़ा सा तुम्हारा लक अगर अच्छा हुआ, 6 पॉइंट कर दिया, लक ही लेकर एकदम गंदा पैदा हुआ तो उसकी बात छोड़ दो, ठीक है। लक जैसा चीज एडजस्ट करता है, मैं उसे नहीं मानूंगा कि नहीं करता। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत साथ लक भी होना चाहिए। किस्मत नहीं होगी तो बहुत बहुत मेहनत करने वाले हैं। दिन भर में कुछ लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग 12 घंटे 8 घंटे करके भी जो है उस चीज को एडजस्ट कर लेते हैं और तुमसे आगे पहुंच जाते हैं। तो लक भी मैटर करता है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा लक नहीं है, मैंने उस चीज को फील किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कह रहा है कि ओवरऑल इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, जो कृषि योग्य भूमि यानी कि जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत लैंड है, वो टोटल इंडिया का कितना प्रतिशत होता है? चलो बताओ यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है कि हमारे जो है उत्तर इंडिया में करीब करीब 60% या 59.3% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। किससे भैया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखा जाए तो देखो इंडिया ओवरऑल पूरे विश्व में कृषि भूमि के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, कृषि भूमि के मामले पे दूसरे नंबर पे आता है। अमेरिका जो है पहले नंबर पे आता है, ठीक है। और वहीं अगर देखा जाए कृषि में सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत, क्या सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये पहले नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है, ये चीज जान के चलो। लेकिन यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, इसलिए उस हिसाब से किसानों को फायदा नहीं हो रहा जितना प्रोडक्टिविटी आपको पंजाब और हरियाणा किसानों में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ रीजन है। अब देखो कितना प्रतिशत, जितने क्या 15% जवाब दिया उसे, यानी कि यूपी जो है पूरा ओवरऑल का 15% जो है ये होता है, ठीक है। देखो जैसे क्या है, 1,65,73,478 हेक्टेयर, 1,65,73,458 हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर, ये आपकी टोटल जो है यूपी में से कृषि योग्य भूमि की है, ठीक है। वही इंडिया का टोटल कितना है? 394.6 मिलियन एकड़। अब देखो बहुत कैलकुलेशन आप लोग करना, मैंने आपको संख्या बता दी, अब वो एकड़ बताया है, ये मैंने हेक्टेयर में बताया है, मैंने अलग संख्या बताया है, तो करो दिमाग लगाओ, मैंने इतनी चीजें बता दी, थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगा लो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये उद्योग दिया है, ये केंद्र दिया, बताओ इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न दिख रहा है, चलो सब कुछ दिख रहा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो यह बहुत ही आसान सा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, वेरी गुड, जितने लोगों ने क्या यहां पर ए जवाब दिया वो सही कर लो। देखिए यार कितना खेल का सामान मेरठ था, ऐसे पता। पीतल का सामान आपको क्या है? पीतल का सामान आपको जो है मुरादाबाद, ऐसे आपको पता, ठीक है। माचिस का आपको यहाँ पर सहारनपुर है, ठीक है। और लकड़ी का नक्काशी आपका बरेली है। 1 मिनट, उल्टा मैंने बता दिया, बी का 1 होगा। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी है, बी का 1 होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सी का जो है 2 होगा, ठीक है। और बाकी ये तो डी का 3 था ही, ठीक है, समझ गए। और डी का ये तो 4 है, ठीक है। चलो तो जितने लोगों ने यहां पर क्या इसका ये जवाब दिया है वो सही कर ले। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब तो यार आपको पता ही होना चाहिए, ये नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी। चलो इसका जवाब दो।
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? मैंने कम से कम इस प्रश्न को आज चौथी या पांचवी बार करा था, फोर्थ या फिफ्थ टाइम्स में ये प्रश्न करा रहा हूं। इस आज 1000 प्रश्न भी आप लोग का पूरा हो जाएगा। इस 1000 प्रश्न में इसको फर्स्ट, फोर्थ या 5 टाइम्स कराने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो कैसे भी मान के चलो कि आप लोग जो है समझदारी के साथ साथ अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होते तो ये प्रश्न देखते ही गलत करो, मतलब सही करोगे, माफ करिए गलत नहीं करोगे, ये कहना था। ठीक है, अब देखो इंडिया का ओवरऑल कितना था, मैंने कितनी बार बताया था 74.04। और यूपी का कितना था भैया? यूपी का आपका कितना था? 67.68 था। ठीक है, ओवरऑल। मेल का कितना था यहाँ पर? यूपी का मेल का 77.28 था। ठीक है, वहीं फीमेल का कितना था भैया? आपका 57.18 था। कितना? 57.18% था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया। यूपी का है ये, ओवरऑल इंडिया का है ये, ओवरऑल यूपी का है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चौथी पांचवी वाले प्रश्न आ गए आप लोग के सामने। अब ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? चलो बताओ, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मैप देखियो, यूपी का मैप देखियो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इन चारों में से देखो कौन सा सबसे पूर्वी हिस्सा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप लोग को इसको करने का एक ही तरीका है, आप लोग को इसको करने का एक ही तरीका है कि ये देखो कि कौन सा पहले पूर्वी हिस्से की तरफ आता है। तो आप देखोगे कि बहराइच तो नहीं आ रहा, ठीक है, इसे हटा दो। अब आप लोग ये देखो कि यहां पर बनारस बलिया आजमगढ़ है। ठीक है, अब बनारस बलिया आजमगढ़ में आप ये देखो ध्यान से कि आपका कौन सा, तो देखो भैया बनारस हमारा बॉर्डर नहीं बनाता। ठीक है, तो इसे हटा दो। अब यहां पर बलिया और आजमगढ़, आजमगढ़ भी नहीं, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या? बलिया हो जाए। तुमने क्या यहां पर बी जवाब दिया और सही कर लो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो है सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप उस मैप को ध्यान से देखिए। अगर आप यूपी में है तो इतना आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कहां दी गई थी? जवाब दीजिए। चलिए बताइए भैया कहां दी गई थी? इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानेंगे यहां पर इनके बारे में कि क्या है राम प्रसाद बिस्मिल जी, क्या था इनकी कहानी, क्यों इतना ये प्रसिद्ध है हमारे इतिहास में। ठीक है, चलो बताओ, चलो बताओ। यहां पर देखो, ये पहली बात तो देखो क्या थे, को पोयम लिखते थे, मतलब पोएट थे, लेखक थे, राइटर थे। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इनके बारे में 3 चीज तो ये जान लो। इनको फांसी का, देखो इनका जन्म जो है शाहजहांपुर में हुआ था। कहां भैया? शाहजहांपुर में हुआ था। ओके, और इनकी सोच जरा सा लिए उग्रवादी सोच के थे, ये उग्रवादी सोच के थे। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके भैया ये सदस्य थे। ठीक है, लाला हरदयाल के संपर्क में आए थे। ये गांधी जी की सोच से बहुत ज्यादा ना अपने आप को दूरी रखते थे और इनको जो है बहुत ही क्या गुस्सा आता था उनके। मैनपुरी कांड और काकोरी कांड, आप जानते हो ना, मैनपुरी कांड और काकोरी कांड भैया इन्हीं का नाम आया था। ठीक है, मैनपुरी कांड और काकोरी कांड। ओके, ये दोनों कांड आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से, इन्हीं में से एक से इन्हें क्या सजा भी मिली थी। और कहां मिली थी? गोरखपुर जेल में, गोरखपुर जेल में। और जहां इनकी समाधि बनी है उसको पता है, उसे राजघाट नाम दिया गया। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर में ही राजघाट उस जगह को बुलाया जाता है जो गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, इनकी जो है 5 पोयम ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ये भी पूछा था, ये जो है आर्य समाज से जुड़े थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। और ये ऐसा पॉइंट मैं कह रहा हूं 80% 90% छात्र नहीं जान रहे कि आर्य समाज से जुड़े थे। ये ऐसा पॉइंट मैं बता कह रहा हूं ना, एक एक पॉइंट यहां पर बताता हूं कि ये सब प्रश्न कर लोगे, थ्योरी वोरी की बस तुम्हें जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लास करो, बाकी जो पढ़ाऊं वो तो बोनस है, ये क्लास कभी मत छोड़ो। इसलिए मैं क्लास खुद नहीं छोड़ता हूं कि चाहे जो जो ये क्लास में लेकर आता हूं, मेरी तबीयत सही है तो ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, ओके। एक चीज देखो, इन्होंने मैत्रिवेदी की स्थापना की थी। क्या है? मैत्रिवेदी, MATRIVEDI। ठीक है, मैत्रिवेदी का संबंध किससे भैया? तो इसी राम प्रसाद बिस्मिल जी से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आए गांधी जी के अगेंस्ट में थे। और इसके बाद इनका जो है ना चाहूं मान, इन्होंने जो पोयम लिखी थी उसमें एक था ना चाहूं मान, मतलब मुझे जो है कोई मान अभिमान नहीं चाहिए, एक ये था। ऐसे इन्होंने करीब जो है 4-5 जो बहुत मेन थे उसके बारे में। ठीक है, और एक इनका था मेरा जन्म। ठीक है, इनका एक पोयम था मेरा जन्म, वो भी बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, मेरा जन्म, ये जो है किससे पूछा जाए है? तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी से। ना चाहूं मान, उसका तराना-ए बिस्मिल। देखो तराना-ए बिस्मिल जब आएगा तो समझ जाओगे कि बिस्मिल जी की बात कर रहा है। ठीक है, तराना-ए बिस्मिल। अब देखो इतना मैं लिख नहीं सकता, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूं उसको लिखते 2-3 बार मैं बोलता हूं। ठीक है, एक इन्होंने लिखा था कुछ असआर। क्या है? कुछ असआर। ठीक है,
कुछ अस आर, ठीक है, ये भी जो है इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद क्या, ए मातृभूमि तेरी जय हो, क्या है, ए मातृभूमि तेरी जय हो, ये भी इन्होंने ही लिखा था, पोएट था, मतलब पोएम था। तो ये सारे जो बता रहे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, यही सब में से ऐसे प्रश्न बनता है और घुमा देते हैं तो घूम लो घूम जाते। इतना मैं बता रहा हूँ, रिवीजन कर लो, फिर देखता हूँ कैसे आप लोग को गलती होती है। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश फसल क्षेत्र के मामले निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। चलो बताओ, एरिया वाइज वहां की फसल के बारे में बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न, जवाब दो। अब ये देखो, बार बार अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक जरूर से जरूर कर दिया करो, ठीक है, लाइक जरूर से जरूर कर दिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से ही मुझे क्या प्रोत्साहन मिलती है, इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी आप सभी के लिए सारी चीजें करता हूँ, उसका एक ही रीजन होता है कि अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो आपका तो एक क्या होता है, आपका भी मोरल बूस्ट होगा, साथ ही साथ अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ सही दिशा में कर रहा हूँ और मुझे ऐसे मेहनत करने की दिशा है, तो उसके लिए आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो चलिए, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए जी भैया मक्का जौनपुर दिया। देखिए आप देखिए, इस प्रश्न में ऐसा नहीं कि यहां मक्का होता नहीं है, यहां पर ऐसा मतलब नहीं है कि इन क्षेत्रों, देखिए हमारे यहां जिस एरिया में मैं रहता हूं, मतलब यूपी के लगभग आप बहुत बड़ा हिस्सा देखेंगे जहां पर ऐसी भूमि है जहां पर आप किसी भी तरह के फसल को उगाने का तरीका आप उपयोग कर में ला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो भूमि या वो जगह किसी एक फसल के स्पेसिफिकली बहुत उपजाऊ होती है, बहुत जरूरी होती है। जैसे गन्ने की खेती कहीं आप कर दो, लेकिन क्या होता है, आप वहां कर दोगे लेकिन आने वाले समय में उससे वहां के पर्यावरण को नुकसान हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहां का लो हो जाएगा, क्योंकि वहां उतनी नदी नहीं है, वो नहीं है, तो आप ग्राउंड वाटर यूज करोगे, उससे वहां नुकसान ज्यादा हो जाएगा। आप करने खेती कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जौनपुर में मक्के खेती नहीं होती, होती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप करोगे तो वहां के सुटेबल नहीं है वो उस एनवायरमेंट के हिसाब से, वहां के मिट्टी के हिसाब से, होने को वहां भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो इसलिए सम्मिलित नहीं है। ऐसा नहीं महोबा में से तिल अच्छा होता है, आगरा में आलू बहुत अच्छा होता है, आगरा मेरठ इस साइड चले जाओ, कानपुर से आगे फर्रुखाबाद ये सब चले, वहां आलू बहुत अच्छा होता है। मथुरा में आप चले जाओ, सरसों का बहुत अच्छा होता है, सरसों तो आप अगर अयोध्या साइड इधर आ जाओ यहाँ भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो भूमि और हर चीज का एक रीजन होता है, उस हिसाब से डिपेंड करता है, खेती इन्हीं सब पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताओ। चलिए बताइए कहां पर स्थित है, जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा, देखो इसकी स्थापना जो है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या, यूपीसीएआर, यूपीसीएआर 14 जून 1989, कब भैया, 14 जून 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखो, ऐसे क्रोनोलॉजिकल में प्रश्न पूछ लेता है। देखिए ये जो परिषद एक सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत हुई है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कथन में कि यूपी में जो इसकी स्थापना इतनी तारीख को हुई थी, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, तो दोनों कथन यहां पर इसके संबंध में सही होंगे। और इसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, लखनऊ है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या हमारे यूपी में कुल कितनी है भैया, तो कुल है 89, कितनी भैया, 89, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी किनारे से, बताओ। ये भूल गए तो यूपी में आपको रहना जो है, एक बार सॉरी बोल देना, गए प्रश्न जैसे ही गलत करोगे, ठीक है, और सही करोगे तो जान के चलो कम से कम अपनी जिंदगी आप धन्य कर चुके हो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, सरयू, सरयू जवाब दिया और सही कर ले। देखिए सरयू जो है आपके उत्तराखंड से होते हुए, जी भैया उत्तराखंड से होते हुए आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, ये आपको पता है। ये जाकर के अंतिम में गंगा से मिल जाती है, ठीक है, गंगा से। ये बिहार के आसपास जो है सारण जिले जो है वहीं पर जाकर के ये क्या गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी का जिक्र पता है वेदों में भी है, कहां पर, वेद में है, महाभारत में है, ठीक है, महाभारत में है, उसके बाद आपका कौन सा रामायण में है, ठीक है, रामायण में, इन तीनों में जो है इसका जिक्र मिलता है। ये भी प्रश्न होता है। वेद में जो है ऋग्वेद में इसका 3 बार जिक्र है, 3 टाइम्स, कितने, 3 टाइम्स जो है ऋग्वेद में इसका 3 बार जिक्र मिलता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे शारदा, काली, घाघरा, मानस नंदिनी अन्य नामों से जानते हैं, ठीक है, ओके। शारदा भी इसी का नाम है, घाघरा भी इसी का नाम है जो आप देख रहे हो, ये जो है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये क्या, गंगा मर्ज हो जाती है, ये आपके जैसे अयोध्या से तो गुजरती ही है, साथ ही साथ ये आपके शायद बहराइच जिले से भी होकर के गुजरती है, हाँ बहराइच से भी होकर के गुजरती है,
तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में शामिल है। चलो बताओ भैया, बहुत आसान सा प्रश्न है, जवाब दो। मिट्टी से सोचो, मिट्टी सोचो वहां क्या उग सकता है। ठीक है, चलो जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए। जी भैया, धान, गेहूं, मंडुआ, आलू। ठीक है, महत्वपूर्ण फसलें में ये है। ठीक है, वहां देखो गन्ना का भैया पहले हटा दो, गन्ना अपने यूपी के लिए फेमस है, हटा दो ऐसे। अब देखो वहां पर चाय की खेती उतनी अच्छी नहीं होती है, वो दूसरे साइड होती है। यहां पर भी गन्ना चाय दिया वैसे हट जाएगा। तो ये आपका जो है धान, गेहूं, मंडुआ, आलू जो है। आलू देखते हो नहीं आप लोग, आलू जब देखते हो तो कोई एक आलू वैरायटी है पहाड़ी आलू, वो मीठा कम होता है, उसमें पानी कम होता है। ठीक है, वो लाल कलर का हल्का होता है, अब वो खाने में बहुत दिन तक चलता है। जब सभी आलू अलग अलग टेस्ट, उसका टेस्ट वैसा बना रहता है। तो वो आलू जो पहाड़ी आलू होते हैं काफी अच्छे भी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च आपके जो है न्यायालय की स्थापना। देखो आपको पता है ना, सबसे पहले कलकत्ता में ही जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, जो आप देख रहे हो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में ही बनाया गया था। पहले राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुई, तो आपको पता ही है। और बाद में देखो एक चीज मैं बता दूं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने गलत किया, वो कुछ समय के लिए लगता है गलत किया, क्योंकि एक होता नहीं है, जैसे आप एक पैंट को बार बार पहन रहे होगे तो आप कहोगे यार ये मजा नहीं आ रहा, कोई दूसरे देखो हाँ ये अच्छा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है। तो जब अलग होता है ना, तो एक बार हार्मोन हमारे हमारे जो अंदर की पूरी बॉडी साइकोलॉजी होती है, जो पूरी चीज वो अट्रैक्ट हो जाती है उसके लिए। लेकिन वास्तव में बेस चीज जो होता है ना, वो बेस चीज यही होता है कि जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है, कहीं ना कहीं तार्किकता है उसके चलने का, वरना वो चलता नहीं। देखो कलकत्ता पहले मुगलों ने दिल्ली क्यों बनाई थी, क्योंकि दिल्ली से वास्तव में चीजें काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल हो जाती थी। बाद में ये कलकत्ता बना, लेकिन इन्हें फिर भाग करके दिल्ली क्यों जाना पड़ा था, यही रीजन था कि वहां चीजें सही से जो आज भी इंडिया का दिल्ली क्यों है, कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हमारी चीजें ज्यादा आसान है। बात समझिए चीजों को। तो चलो भैया, यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब किया दिया, देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के अंतर्गत जो है देखिए 26 मार्च 1774 को 26 मार्च 1774 को आपको भैया जो है कलकत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसको जो है इशू किया गया था। ठीक है, जो पेटेंट है इसको जो है इशू किया गया था। ठीक है, लेटर ऑफ पेटेंट जो है इशू किया गया था। और 1862 तक जो है 1862 तक ये 1754 से लेकर के 1774 से लेकर के 1862 तक एक कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट के रूप में ही कार्यरत था। और इसके पहले जो थे इम्पेको, ये बहुत बार पूछा गया है, इम्पेको ये इसके पहले जो है चीफ जस्टिस थे। कौन से? इम्पेको। ठीक है, जो 1774 में ही हुए थे। क्लियर? ओके। और ये जब पास हुआ था उस समय हमारे कौन थे भैया गवर्नर जनरल? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बताओ यहां से और कोई प्रश्न बन सकता है तुम्हारे दिमाग में? और कोई प्रश्न आ रहा है? आ रहा, मुझे बताना। जितना मैंने बता दिया, डेट बता दिया, कौन थे, क्या था, कितने तक था, कैसे था, कौन सी एक्ट के अंतर्गत आया था, सब चीज तो बता दिया। तार्क दिमाग लगाओ, इससे बाहर प्रश्न बनेगा? मुझे नहीं लगता बनेगा, क्योंकि यूपीएससी भी इससे ज्यादा पूछने के लिए एक बार सोचेगा भैया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न यार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइए, इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या बी एन राव जवाब दिया, सही के लिए। देखिए अम्बेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो संविधान बन रहा था। नेहरू जी से मतलब नहीं था, राजेंद्र जी से मतलब नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है? डी। इस बारे में और क्या बताऊं? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? बेसिकली ये आर्टिकल में से एक आर्टिकल ये कहता है कि उस केंद्र शासित प्रदेश में या तो जो है आप एक न्यायालय की स्थापना करिए, उच्च न्यायालय की, या उसे किसी राज्य के उच्च न्यायालय से संबद्ध कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों बात जो है इसमें कही गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 241। ठीक है, अनुच्छेद 241 से बात करता है। आइए पहले चारों को जानते हैं। पहला वाला क्या कहता है? पहला वाला अनुच्छेद 220 से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो परमानेंट जज बन जाता है, परमानेंट जज बन जाता है, तो वो जो है फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर आप परमानेंट जज नहीं तो आप प्रैक्टिस कर, लेकिन आप परमानेंट अगर जज बन जाते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 220 कहता है। अनुच्छेद 300 क्या कहता है? अनुच्छेद 300 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर केस करेगा या सू करेगा, मतलब कानूनी लड़ाई लगेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाएगी। क्या? यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन वहीं अगर राज्यों के नाम पे करेगा तो वो क्या वो जो है फिर
स्टेट गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा भैया वहां पर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नाम से उसे शू करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 300 इसके बारे में कहता है। 239 यहां पर क्या कहता है 239 सही था भैया, जो आपका एनसीटी दिल्ली नहीं बना था, एनसीटी दिल्ली आपको पता है ना, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत बना था, अनुच्छेद 239, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल उसमें यह था कि अनुच्छेद 239 के अंतर्गत की एनसीटी दिल्ली बनेगी और उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति जो है की जाएगी इस अनुच्छेद के अंतर्गत। ये भी बहुत बार न्यूज में रहता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 239 पता करने के लिए, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति संबंधित कौन है एनसीटी, तो 239 है, इसलिए मैंने इन चारों को बता दिया। अब बताओ ऐसी क्लास मिलती है जहां आपको एक एक अनुच्छेद के बारे में इतना डिटेल में बता दिया जाए। अब बताओ जितनी चीजें मैं जितनी आसानी से बता देता हूं, आप लोग अगर किताब उस चीज का नहीं भी, एक बार अगर पढ़ लियो, 2 बार पढ़ लियो, आप अगर रिवीजन नहीं भी करो, लेकिन एक क्लास देख लो तो सब कुछ रिवीजन हो रहा है कि नहीं। कितना डिटेल बता देता हूं यार मैं, बताओ जितना डिटेल में बताता हूं ना, आपको किताब में उतनी डिटेल नहीं मिलेगी। ना विश्वास हो तो देख लेना कभी, जितनी मैं अब नवाब सिराजुद्दौला जी के बारे में जो जो चीजें बता दी, आपको 2 किताब लेकर के बैठना पड़ेगा तब वो चीज मिलेगा, जो मैं आपको केवल यहीं बता देता हूं। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए यार, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते हो। मैं कहता हूं यार क्लास अच्छी लगे अपने दोस्त को शेयर करो, मैं नहीं कहता। बहुत से बड़े बड़े चैनल है, क्या यार उनके पास पैसा है, देखो उनके पास ऐड करने का पैसा है। और क्या होता है, एक चीज क्या होता है ना इंडिया में, एक क्या है कि कोई फेमस हो गया तो उसको और भी लोग मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, मेहनत मैं भी करता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो मुझसे खराब पढ़ाते हैं, देखो मैं किसी को खराब नहीं कहता, मेरी आदत है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं उनसे खराब नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, मुझे इतना पता है। लेकिन क्या है, कोई फेमस हो जाता है तो लोग चले जाते हैं। अब खान सर जैसे, ठीक है, मेरे भी पूजनीय है, क्योंकि हर गुरु मेरे, कोई अगर किसी का गुरु हो मेरे लिए भी पूजनीय है, ठीक है, क्योंकि लोग किसी को ऐसे नहीं मानते, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता कभी। मेरा कहने मतलब ये कि वो भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कहीं तुम्हें कुछ गलत नॉलेज दूंगा या कुछ दूंगा, लेकिन वो फेमस हो गए हैं तो लोग उनको एक अलग नजरिए से देखेंगे, ठीक है। तो उसी मानता हूं कि ये एक इंडिया में शुरू से रहा है, इसलिए कहता हूं कि आप लोग शेयर करेंगे तभी तो और लोग जानेंगे। सब तक भैया देखो इतनी अभी चैनल की रीच नहीं हो पा रही, काफी चीजें की जा रही हैं, लेकिन क्या करें, जो है वो है। तो आप लोग के सहयोग से ही हो सकता है, इतनी मेहनत है तो आप लोग सहयोग करें। तो जितने लोगों ने आप विचार करने को, इन चारों में से कौन सा सही जवाब है, इन चारों को विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। तो बहुत ही आसान सा जवाब है यार, इन चारों को अगर सही करने की बात कर दूं तो इसका सही जवाब क्या है, 1 2 3 4, ये चारों चीजें हैं। मैंने 3 से 4 बार ये इसके संबंध में प्रश्न कराया हुआ है। पॉलिटी में डायरेक्ट पूछा था क्या होगा, डायरेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैंने 4 बार 3 बार 4 बार करा चुका है। भैया 1000 प्रश्न पहुंचने वाले हैं आज, तो 1000 प्रश्न में इसको 3 4 बार आराम से मैंने कराया होगा, इतना मुझे पता। और बाकी पॉलिटी की मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया हुआ, जिन लोगों को पॉलिटी, अगर देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि पॉलिटी मुझे सर पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ प्रश्न, एक बार मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पॉलिटी मैंने पढ़ाई हुई है, वहां पर भी 3 से 4 क्लास पढ़ाई हुई है, आप पढ़ लीजिए। नागरिकता तक मैंने पढ़ा दिया, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें मैं लिख के दे रहा हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने करा दिए कि आयोग कितना भी हार्ड आपसे प्रश्न पूछे आप गलत नहीं करोगे। और जितनी आसान तरीके से मैंने बताया उसमें लक्ष्मीकांत से लेके पूर्वालोकन सब चीजों का पूरा निचोड़ दे दिया। आपको लोग 4 क्लास पढ़ लीजिए और जितना टॉपिक पढ़ा दो पढ़ लो, फिर आकर के कोई भी क्लास आप यूट्यूब की करो, चाहे जहाँ करो, बताना गलत हो जाए, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ो, उसका रिविजन करो, नोट्स नहीं है नोट्स बना लेना, फिर बताना मुझे। कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। चलो, तो संघवाद की ओर जो खिंचकी थी भैया, दरअसल क्या हुआ था, 1960 तक दशक तक ये होता था ना, 1960 दशक तक ये होता था कि केंद्र और राज्य में जो है एक ही सरकार होती थी, एक सरकार होती थी। उस समय केंद्र सरकार में जैसे आपका कांग्रेस की सरकार थी, उस राज्यों में भी यही सरकार थी। लेकिन 1960 के बाद जब 1970 का दशक आया तो वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। 1970 दशक में आपको पता है जब आपातकाल लगाया गया था तो उसी के बाद जो है फिर देश में जो है सरकारें बदलनी चालू हुई। उसके बाद कई जो है राजनीतिक पार्टियों का उद्भव भी हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो केंद्र और राज्य में एकल सत्ता थी उसमें जो है बहुत अच्छे से उन्होंने क्या किया, उस चली आ रही परिपाटी को खत्म किया था। तो इससे जो संघवाद की तरफ जो है वो हम लोग बढ़े। जो पहले एकात्मक थे कि मतलब दोनों जगह एक सरकार तो चाहे जो कर दे भैया, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, तुम्हारे पास नंबर है तुम कुछ भी कर, आर्टिकल 370 हटा, क्यों हटा, नंबर था हटा दिया, जाओ तुम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा भैया उन्होंने कानूनी तरीके से किया है, संसद में जो संविधान व्यवस्था के अंदर किया, हाँ किया, सही है, जाओ। तुम्हें नहीं पसंद, हमें नहीं मतलब, होना था, पर प्रक्रिया थी, संविधान में लिखा है,
सब राइट है तो हो गया, अब जाओ टाटा बाय बाय सी यू। प्रक्रिया गलत ना हो, पर संविधान सम्मत हो, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, ये जान लेना। तो इसका सही जवाब क्या, 1970 के दशक में। हमारा संविधान ऐसा ही है भैया, सभी देशों का ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला सकता। जैसे अभी चुनाव चल रहा है, आप लोग तो जानते ही, अक्सर आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है। ऐसा कई जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है यार, एक बार जीत के आ जाए, उसके बाद हमारे पास जब बहुमत हो जाएगी, 4 सीट हम यहां जीतेंगे, राज्यों में तो वैसे भी हम सरकार बनाने के लिए इतनी सारी चीजें, देखो केंद्र सरकार जैसा पावर राज्यों के पास नहीं है, ये तो आपको पता होगा, और ना केंद्र सरकार जैसा पैसा है। जब पैसा पावर हो ना, तो ये सब तो राज्य सरकार ऐसी छोटी मोटी, महाराष्ट्र तक के सरकार को डगा सकते हो, जो कि केंद्रीय राजधानी है आपके पैसों के मामले में। केंद्र केंद्र होता है भाई, केंद्र केंद्र है। चलो बताओ, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के को संघात्मक के तंत्र ढांचे में नहीं ढाला गया है, वही बात भैया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया सी, वो सही कर लो, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के मामले से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया। चलो ये आज दूसरा या तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, सेकंड या थर्ड टाइम, या तो प्रश्न रहा होगा या तो मैंने ऑलरेडी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बताता हूं, इसे बताया होगा। तो इसका सही जवाब मैं चलो आपको बता देता हूं, मुझे पता है आप लोग फिर भी जो है ऐसा गलतफहमी कर सकते हो। तो भैया 68वां संविधान संशोधन जो 1991 में आया था, उसी का ये जो है सही जवाब है, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि भैया 70 सदस्य होंगे, यानी कि 70 जो है मेंबर ऑफ क्या कहते हैं असेंबली के सदस्य होंगे, और इन पर ज्यादा ज्यादा 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टरों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। इन्होंने ये बात यहां पर कही थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना किस सन में हुई थी, बताइए सन बताओ भैया, क्लास खत्म होने वाली है, फटाफट बताइए। देखो भैया उसकी स्थापना वैसे जो है 1953 में हुई थी, और 1953 में हुई थी, 1955 तक इसने अपना रिपोर्ट दे दिया था। और फजल अली जी की अध्यक्षता में, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके 2 अन्य और सदस्य थे, कुंजरू और पनिक्कर, ये मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया हुआ है। नहीं कौन से भैया, ये चीजें आपको अगर नहीं पता जान लो, ये चीजें आप पता, एक बार मेरा जाकर के पॉलिटी का क्लास देखो, आपको खुद पता लग जाए। पॉलिटी का जो मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट बनाई, आप जाकर के देखो, जो मैं पढ़ाता हूं मैं बहुत डिटेल में चीजों को वही पढ़ाता हूं ना, कि मैं सोचता हूं कि जो मैं पढ़ा दूं, मैं उसको प्लेलिस्ट में क्यों बना दिया हूं, कि भविष्य में तुम्हें चाहे जब वो चीज नहीं बदलने वाली, चाहे जो एग्जाम देना हो, एक बार आकर के वो खोल के अपना रिवीजन कर लेना या पढ़ लेना। कोई अगर छात्र को पॉलिटी नहीं समझ में आ रही, वो शेयर कर देना, फिर बताना। फ्री में दे रहा हूं यार, इसी के लिए तुम लोग 1000, पता है पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है सर क्या करें, ये टीचर बहुत अच्छे, फीस कितनी, 5000। नहीं दो यार, 5000 दो के नेट फिर भी तुम्हारा ही लगेगा, मत दो। नेट है कर लो, फ्री में पढ़ा है, मैं जानता हूं यार पैसे की अहमियत, ठीक है, इसीलिए देता हूं, दिल से पढ़ाता हूं, दिल से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 1 मिलियन हो गए हैं, ठीक है, अभी प्रोसेस में है, चीजें मेहनत कर रहा हूं, ऊपर वाले ने चाहा तो, नसीब अच्छी रही तो हो जाएगा, लेकिन दिल से पढ़ाता हूं, एक एक प्रश्न को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पढ़ के जाओ तो तुम्हें कुछ मिले। देखो एक चीज और जान लो, इसने जब आयोग ने गठन किया था, तो इसने एक चीज ये कही थी कि हम जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में बांटेंगे। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में इन्होंने जो है बांटने की बात कही थी। लेकिन जब राज्य आई, मतलब सरकार जब थी, सरकार ने जब 1956 में वो किया था, सॉरी माफ करिएगा, ये सरकार ने किया था, उल्टा मैंने बता दिया। गवर्नमेंट ने जब 1956 में अपना राज्य पुनर्गठन की बिल वो एक्ट लाया था, उसमें 14 और 6 किया। लेकिन आयोग ने क्या कहा था, आयोग ने कहा था भैया आप ये करिए, 16 स्टेट दीजिएगा, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज दीजिएगा। कितने, 3 यूनियन टेरिटरीज। ये जो है आयोग की मतलब थी, लेकिन राज्य जो सरकार थी, केंद्र सरकार, उन्होंने इस आधार पर विभाजन किया था, ठीक है। चलो भैया आज है आज का 1000वां प्रश्न, और हम लोग धीरे धीरे लगभग 1000 प्रश्न पहुंच गए। तो 2500 में से 1000 प्रश्न कर लिए हो, ठीक है, कितना नजदीक पहुंच गए सोचो। ऐसे भैया रोज पढ़ते रहो। और फिर कहता हूं 35-36 मिनट, क्यों, क्योंकि यही आपका सबसे अच्छा समय होता है पढ़ने का। जैसे 40, 45, 50 मिनट क्रॉस करेगा ना, आपका फटीग धीरे धीरे आने लगता है, चीजों को समझने में आपको धीरे धीरे थोड़ी सी कठिनाई या बोरिंग होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं काम वो करो जो आपके लिए अच्छा हो, और उसको करने के लिए क्या है, दिमाग सही लगाओ, तार्किकता से पढ़ो, जरूरी चीजों को पढ़ो। और जो मैं हर संडे को 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास बोलता हूं भैया, हर संडे स्पेशल,
तो जान लेना ये इस बार चली, अगर नहीं देखा अभी तक देख लो, ठीक है, बाकी संडे को भी चलेगी, ठीक है। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, न्यायिक प्रणाली में सुधार, यार ये बताओ इसका कहां से मतलब है जो है आर्थिक सुधारों में से, बताओ कोई मतलब है? ये एक प्रक्रिया अलग है, वो प्रक्रिया अलग है। चलो इसी साथ इस क्लास को ये समाप्त करते हैं। हजारों प्रश्न उतना ही आसान था जितना आसान जो है आप लोग का पेपर आगे होगा अगर आप मेरी क्लास कर लोगे। यकीन मानो मैं फेंकता नहीं हूं, मेरी हर क्लास में यही बात मैं कहता हूं कि मैं मेहनत करता हूं तब मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात करता हूं। अगर मैं भी आकर के यहाँ पर आकर के 50 प्रश्न करा दूं, हाँ ये सही होगा वो सही होगा, वो मुझे नहीं आता। प्रश्न कम है लेकिन इतना पढ़ा देता हूं कि अब देखो 1000 प्रश्न पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा, कितने प्रश्न रिपीट लगने लगे हैं। या तो प्रश्न के जरिए देखने को मिले, या तो मैं इतनी चीजें बता दिया हूं कि आज जो प्रश्न बन के आ रहे लेकिन उसकी जानकारी पहले से आपको है। क्यों? पहले से बता दिया ना। तो ये जो 50 प्रश्न 70 प्रश्न लेकर के आते हैं, टाइम पास जो कर रहे होते हैं ना, कुछ है भैया, बड़े बड़े चैनल वाले भी टाइम पास करते हैं। उनका मेन लक्ष्य होता है अपना कोर्स बेच के पैसा कमाना और यूट्यूब पे बस चलते रहना कि हम पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है सब, लेकिन ठीक है, दुनिया में उन्हीं का नाम होता है भैया जो थोड़े से अच्छे दिखते हैं, क्या क्या आ जाए, उनका नाम हो चुका है तो बच्चे भी उनकी बात ज्यादा सुनेंगे, मेरी बात तो कहेंगे अरे ठीक है आप पढ़ा के आगे निकलो, वो सर है, हम भी सर है भैया, समय आएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो कभी आप भी हमें उस नजरों से देखेंगे। तो पहले आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर नहीं करते जरूर जरूर करिए। दिल से मेहनत करता हूं तो उम्मीद करता हूं आपका साथ मुझे जरूर मिलेगा। बाय बाय, टाटा, सी।